स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 45 में। आज की वीडियो में हम इंश्योरेंस एंड वैल्यूएबल पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिलेबस को ख़त्म करने की ओर जा रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम इस सिलेबस को ख़त्म कर दें, जिस वजह से थोड़ी सी जो वीडियोस हैं वो लेंथी हो सकती है। क्योंकि अभी हमने पहले सिलेबस ख़त्म करना है, तो उसके बाद आपको रिवीजन के लिए भी अच्छा प्रॉपर टाइम चाहिए होगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, हम मैथ्स को समझेंगे। तो ओवरऑल एक फुल फ्लैज तैयारी के लिए सिलेबस को समय सिर ख़त्म करना ज़रूरी है। तो GDS टू MTS का जो सिलेबस है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर जो ख़त्म हो जाए। और हमारे पास जो 5-6 महीने बाकी होंगे, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अटैम्प्ट दें, अपने कंसेप्ट को और क्लियर करें। जो कोई भी मिस अगर 100 नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर है, तो हम 100 नंबर ही उसमें जो सिक्योर कर पाएँ। ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे थे, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे थे, और पिछली वीडियो को तक हम यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पिछली वीडियो तक। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब इंश्योरेंस लेटर भेजा जाता है, तो पैकिंग साइज़ क्या होता है, या और कोई उसकी जो कंडीशंस है वो क्या होता है। देखिए, इंश्योरेंस लेटर होता क्या है। मान लीजिए आपने कोई वैल्यूएबल चीज़, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है। अगर हो तो ऐसा भी सकता है कि रास्ते में वो कहीं गुम हो जाए, या कहीं पर फट जाए। ठीक है। या कोई उसको चुरा ले, कुछ भी हो सकता है। कई बार सरकमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल हो जाते हैं, किसी की रास्ते में नीयत ख़राब हो सकती है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है किसी गाड़ी का, जिससे वो डाक जा रही हो। तो उसकी वजह से अगर उस पोस्ट का जो नुकसान होता है, अगर सेंडर ने उस पोस्ट का इंश्योरेंस करवाया होगा, तो उस केस में उस सेंडर को उसके इंश्योरेंस की अमाउंट है वो मिल जाएगी। ठीक है। ये इंश्योरेंस का एक फ़ायदा होता है, और इसीलिए इंश्योरेंस की जाती है। अभी इसके लिए हम पढ़ रहे हैं कि पहले तो ये बताए कि एवरी लेटर टेंडर्ड फॉर इंश्योरेंस must be enclosed in a strong cover which must be securely fastened and sealed by identical seal in fine wax, reproducing a private mark affixed in a sufficient number so that it cannot be opened without either breaking the seal or leaving obvious traces of violation। इस लाइन का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। वो बोल रहा है कि आपने जो भी एनवलप, जिसकी भी आपने इंश्योरेंस करवानी है, पहले तो वो जो लिफाफा जिसके अंदर आपने वो डाला है, वो एक स्ट्रॉन्ग कवर होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फास्टनड होना चाहिए, अच्छी तरह से उसको बंद किया होना चाहिए, और सील लगी होनी चाहिए। जैसे एक सील जहाँ पर, एक सील जहाँ पर, एक सील जहाँ पर, एक सील जहाँ पर, और एक सील जहाँ पर। आपने सील को ऐसा नहीं कि यही पॉइंट्स पर आपने सील लगानी है, सील को इस तरह से आपने लगाना है कि अगर कोई पर्सन इसको तोड़ने की या इसको खोलने की कोशिश करे, तो सील टूटनी चाहिए। तो जहाँ जो वो करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें जो नुकसान हो रहा है उसका पता लगना चाहिए। ठीक है। जो ये सील हम लगाएंगे, ये सारी सील एक जैसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ये अलग प्रकार की हो, ये अलग प्रकार की हो। और ठीक है, उसके बाद हाँ, इसको सफिशिएंट नंबर में लगा, वही जो मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो इस सील को सफिशिएंट नंबर में लगाया होना चाहिए कि इसको खोला ना जा सके, और अच्छी तरह से सील करना चाहिए। ठीक है। अभी सील होती क्या है, आई होप आपने कभी देखा तो होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, यहाँ पर एक सील लगी हुई है। ठीक है। अगर ये सील जहाँ भी लग जाए, जहाँ भी लग जाए, जहाँ भी लग जाए, जहाँ भी लग जाए, तो जब इसको खोला जाएगा तो ये सील टूट जाएगी।
तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ कि किसी ने इसको खोला है। ठीक है, कुछ इस तरह की सील, जैसे ये प्राइवेट मार्क है, कमल का निशान है, ऐसे सील जो है कस्टमर लगा सकता है। ठीक है, अभी नो लेबल ऑफ एनी काइंड शुड बी अफिक्स्ड बाय द सेंडर। अभी सेंडर ने जहाँ पर एड्रेस लिखा है उसने किसी तरह का लेबल नहीं लिफाफे पर चिपकाना है। ठीक है, और अगर वो चिपकाना चाहता है एक लेबल जिसका मैक्सिमम साइज हो सकता है 1 से 1.5 इंटू 2 से 3 इंच का, जिसके ऊपर फ्रैंक इम्प्रेशन लगा होगा, जिसको एज ए पोस्टेड स्टैंप लगाया गया होगा, उसको लगा सकता है। ठीक है, तो क्या है कि आप वैसे तो जो सेंडर है लिफाफे पर कोई लेबल नहीं लगा सकता, लेकिन अगर एक लेबल हो जिसका साइज जहाँ दिया हुआ है उसके ऊपर फ्रैंक किया हो, ठीक है, फ्रैंक जो भी 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का जो भी हो, वो फ्रैंक आर्टिकल किया हुआ हो, और उस लेबल को उस आर्टिकल पर वो चिपका सकता है। ठीक है, और एन एनवेलप विद ब्लैक और कलर बॉर्डर और ट्रांसपेरेंट पैनल मस्ट नॉट बी यूज्ड। जो लिफाफा है उसका जो बॉर्डर है वो ना ही तो काले रंग का होना चाहिए, ना ही वो कलरफुल होना चाहिए, और ना ही उसमें ट्रांसपेरेंट पैनल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट पैनल जैसे जो हमारी चेक बुक्स आती हैं, आपने देखा भी होगा, उसमें जहाँ पर एक पैनल होता है जिसमें एड्रेस लिखा रहता है, अगर इंश्योर एनवेलप है तो वो पैनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसमें पैनल होगा उसका इंश्योर नहीं होगा। दी सील मस्ट बी प्लेस्ड ओवर ईच फ्लैप। जैसे मैंने आपको बताया कि हर फ्लैप के ऊपर जो सील है वो होनी चाहिए। जैसे जहाँ पर मैंने देखिए एक इस फ्लैप पर सील लगाई है, एक इस फ्लैप पर, एक इस फ्लैप पर, एक इस फ्लैप पर, एक इस फ्लैप पर। ठीक है, तो हर फ्लैप पर सील होनी चाहिए। एंड इफ अ कवर इज टाइड अराउंड विद अ स्ट्रिंग और ए टेप, अ सील मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द एंड वेयर दे आर टाइड। उसके बाद बोला है अगर जैसे जो कवर है, अगर इसको किसी धागे से ऐसे बांधा है, मान लो इस इधर से धागे से बांधा है, इधर उसकी गांठ है, और इधर को धागे से बांधा है, एक इधर से धागे से बांधा है, ऐसे चारों तरफ धागे से बांधा है, तो जहाँ पर उसकी गांठ होगी वहाँ पर उस केस में सील को लगाया जाएगा। और अगर टेप से ऐसा किया है तो जहाँ पर टेप के एंड होगी वहाँ पर सील को लगाया जाएगा। ठीक है, एन एडिशनल प्रिकॉशन, if the content admit of it, a thread should be passed through the cover and its content and tied, not being placed under the central seal। उसने बोला है कि अगर आप और अच्छे तरह से सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आपका कंटेंट ऐसा है कि उसके बीच में से धागे को गुजार कर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी ये बॉक्स है, ये बॉक्स बन गया। अभी एक थ्रेड क्या किया हमने, इस डब्बे में से निकाला, इधर कवर किया और इधर कवर किया, इधर कवर किया और इधर कवर किया। ठीक है, उस कंटेंट के अंदर से, तो जहाँ पर वो सभी धागे मिलेंगे, जहाँ पर वो गांठ आएगी, मान लीजिए गांठ जहाँ पर आ रही है, तो इस गांठ पर आपने सील लगा देनी है, ताकि अगर कोई इस धागे को खोलेगा या सामान को निकालने की कोशिश करेगा, उस केस में वो धागा टूट जाएगा और हमें पता लग जाएगा। ठीक है, इफ़ अ पार्सल कंटेन्स गोल्ड और सिल्वर बुलियन और कॉइन्स, अगर पार्सल में सोना हो, चांदी हो, सोने की ईंटें हो या सिक्के हो, उस केस में उसको वुडन या मेटल कवर में बंद किया होना चाहिए, और उसको ऊपर से एक कपड़े से कवर किया होना चाहिए। पहले तो उसको मेटल या वुड के बक्से में बंद करना है हमें सोने को, उसके ऊपर फिर कपड़ा चढ़ाना है अच्छी तरह से। ठीक है, कवर करना है। ऑल दी सील अफिक्स टू एन इंश्योर आर्टिकल मस्ट बी ऑफ ए सेम काइंड। जैसे मैंने पहले बताया कि सील एक जैसी होनी चाहिए। मस्ट बी अ डिस्टिंक्ट इंप्रेशन, कि उसका जो इम्प्रेशन होगा वो अलग होना चाहिए। ठीक है, किसी प्राइवेट डिवाइस का, वो कोई आज के कॉइन का नहीं होना चाहिए, जहाँ सिर्फ स्ट्रेट लाइंस नहीं होनी चाहिए, या क्रॉस लाइन नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने जहाँ पर देखा था, जहाँ पर देखिए एक फूल का, कमल के फूल का इम्प्रेशन है, अगर ये मान लीजिए आज के 5 रुपए का कॉइन का इम्प्रेशन होता, तो 5 रुपए का तो सिक्का हमेशा हर किसी से मिल ही जाएगा। तो वो पर्सन ऐसा भी कर सकता है, इसको खोल कर तोड़ कर बाद में फिर 5 रुपए के सिक्के से छाप लगा सकता है। ठीक है,
तो इसीलिए जहाँ तो आइडेंटिकल सीधी लाइनों के साथ कोई ऐसी सील नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ ऐसे सीधी लाइनें हों, तो उस केस में भी क्या है, उसको कोई भी कॉपी कर सकता है। ठीक है, तो अलग एक निशान होना चाहिए, अलग एक मुहर होनी चाहिए कस्टमर की, जो कि बाकियों से अलग हो, जिसको बनाना मुश्किल हो। और ये रेकमेंड किया जाता है कि अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन एनवलप जो पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, इट शुड नॉट बी सो स्मॉल or so cover with the writing or a sealing wax on the address side or otherwise made up in such a manner as it is rendered to impracticable to fix the article the prescribed official label of the post office। अभी जो लेटर पोस्ट कर रहा है कस्टमर, उसके एड्रेस के साइड ऐसा नहीं है कि वैक्स लगा लगा कर उसको फिल ही कर दिया है पूरी तरह से, या फिर उस पर लेबल लगा दिया है, और वहाँ पर जो हम लेबल जो पोस्ट ऑफिस वालों ने लेबल लगाने होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन का वो बार कोड लगाना होता है, या फिर वो जो प्रिंटेड रिसिप्ट होती है वो लगानी होती है, उसके लिए जगह ही नहीं बच रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर जो चीज़ ज़रूरी है सिर्फ उसी तरह का इम्प्रेशन होना चाहिए, और जो ऑफिशियल लेबल को पेस्ट करने की भी जगह होनी चाहिए। ठीक है, इंश्योरेंस का प्रोसीजर क्या होगा इसको करवाने का? सबसे पहले तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस, उस काउंटर पे जाना पड़ेगा, और जो लेटर आप इंश्योर करवाना चाहते हैं उसके फ्रंट पे लिखा होना चाहिए ऐसे, इंश्योर फॉर अमाउंट 1000, इसको लेटर और वर्ड दोनों में लिख देना। ठीक है, ऊपर के साइड, ताकि जब वो रजिस्ट्रेशन पीए इसका देखे कि हाँ कस्टमर 1000 का इंश्योर करवाना चाहता है, तो वो अगर कस्टमर ने लिखा हो तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, और कस्टमर को लिखना जी कंपलसरी होगा। ठीक है, और विदाउट अरेजर और करेक्शन, इस लाइन में कोई इरेजर या करेक्शन नहीं चलेगी। द नेम एंड सेंड एड्रेस ऑफ द सेंडर मस्ट ऑल्सो बी रिटन ऑन ए कवर इन द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। यहाँ पर इस कॉर्नर में फ्रॉम का एड्रेस आएगा, उसका नाम और उसका एड्रेस, और ऑन ए सेपरेट स्लिप ऑफ ए पेपर, जहाँ किसी अलग से पेपर स्लिप पर लिखकर उसको इधर पेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, द आर्टिकल शुड देयर बी नो रूम फॉर हिज नेम टू बी प्रेजेंटेड विद द आर्टिकल शुड देयर बी नो रूम फॉर हिज नेम एंड एड्रेस ऑन द कवर। ठीक है, तो बस यही बताया गया कि आप उसके ऊपर एड्रेस या तो फ्रॉम का सीधा लिख सकते हैं, तो या फिर उसके ऊपर जो पेपर स्लिप है वो चिपका सकते हैं। अभी जो भी पर्सन इंश्योर करवाने आएगा उसको पोस्ट ऑफिस एक रिसिप्ट देगा। ठीक है, मीन्स उसको एक रिसिप्ट मिलेगी, बस यही है। एनी एरर, अगर कोई देखिए इंश्योरेंस करवाते समय अगर कस्टमर को लगता है कि जो काउंटर पीए है उसने गलत अमाउंट का इंश्योर किया है या एड्रेस गलत डाला है, तो उसको उसी समय बताना पड़ेगा। अगर बाद में बुक होने के बाद वो बाद में बताता है कि ऐसा हुआ था, तो उसके लिए हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ही केस में उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, यही बताया गया है इस पॉइंट में। द सेंडर ऑफ द इंश्योर आर्टिकल इज टू obtain द फ्री ऑफ चार्ज एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डिलीवरी। इसका मतलब ये है कि जब वो आर्टिकल जो रिसीवर है उसको डिलीवर होगा, तो जो सेंडर है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एडी आएगी, एक जो एक्नॉलेजमेंट होती है ना, जो रिसीवर ने साइन की हुई हैगी, उसके पैसे नहीं लगेंगे इंश्योर केस में। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर हम आर्टिकल को इंश्योर करते हैं तो उसकी एडी के एक्नॉलेजमेंट का कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, और द सेंडर में हिमसेल्फ फिल अप द फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट टू बी साइंड बाय द एड्रेसी एंड इज रेकमेंडेड टू डू सो। ये रेकमेंड भी किया जाता है कि जो पर्सन उस इंश्योर लेटर को भेज रहा है वो अपने हाथों से उस एडी को फिल करे। अभी पोस्ट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब भी इंटीमेशन ऑफ लॉस डिपार्टमेंट को पता लगेगा कि जो आर्टिकल इंश्योर आर्टिकल इस पर्सन ने भेजा है वो गुम हो चुका है, तो उसके 1 महीने बाद जो कंपनसेशन है
उस कस्टमर को मिलेगा। अगर हेड ऑफ अ सर्कल ये बोले कि इसके लिए इंक्वायरी ज़रूरी है, तो इंक्वायरी करने के बाद ही अगर वो इंक्वायरी में पाया जाता है कि केस जेन्युइन था, तभी कंपनसेशन मिलेगा। उसको इंक्वायरी के रिजल्ट आने तक उसको रोक लिया जाएगा। ठीक है। इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ ए पोस्टल आर्टिकल और एनी ऑफ इट्स कंटेंट or for any damage caused to it in a course of transmission by post, compensation will be paid to the sender, and compensation is no exceed the value of the article or any of its content lost or the amount of the damage caused। देखिए, जब डाक एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो नुकसान तो हो ही सकता है, ये सब कुछ तो नेचुरल होता है, कोई जानबूझकर तो नहीं करता। लेकिन उसका जो कंपनसेशन होगा, उसकी जो भरपाई होगी, वो मैक्सिमम उतनी ही होगी जितना कस्टमर को नुकसान हुआ है। ठीक है। अगर कस्टमर का नुकसान 2,000 रुपये का हुआ है तो उस केस में कंपनसेशन उसको 3,000 रुपये का नहीं मिलेगा, और इंश्योर भी उतने अमाउंट का हुआ ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सामान था 20,000 का, कस्टमर ने इंश्योर करवाया 5,000 का। ठीक है। उस केस में जो मैक्सिमम कंपनसेशन है वो उसको 5,000 ही मिलेगा, 20,000 नहीं मिलेगा, जब 20,000 के आसपास भी नहीं मिलेगा। तो दोनों चीज़ें मैटर करती है कि उसको इंश्योर कितने रुपए का करवाया है या फिर उसका लॉस कितना हुआ है। ठीक है। इन द केस ऑफ अ लॉस, द सेंडर फर्निश फुल पर्टिकुलर ऑफ द कंटेंट ऑफ द पोस्टल आर्टिकल एंड देयर वैल्यू। अगर उसका कंटेंट गुम जाता है तो उस केस में जिसने उस इंश्योर लेटर को भेजा है उसको ये बताना पड़ेगा कि उसके अंदर उसने क्या क्या भेजा था, वो कितनी कितनी कीमत का सामान था, ताकि उसको कंपनसेशन दिया जा सके। अभी कुछ केस ऐसे हैं अगर उस केस में कंपनसेशन नहीं मिलता। ठीक है। अगर सेंडर ने पता गलत लिखा था और गलत पता लिखने की वजह से वो जो लेटर है किसी गलत पर्सन को डिलीवर हो गया, उस केस में उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा, अगर सेंडर और एड्रेसी ने मिलके किसी तरह का फ्रॉड किया है, किसी में से छिपाए ऐसे तरीके से भेजा था जो अलाउ नहीं था, फ्रॉड करके भेजा था, तो भी उसको कंपनसेशन नहीं मिला है। अगर कस्टमर ने उस इंश्योर लेटर को साइन कर कर रिसीव कर लिया है और उसके बाद भी उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जब भी कोई लेटर अगर मान लीजिए उसे सामान निकला हो तो कस्टमर को उसको पहले तो रिसीव नहीं करना है। ठीक है। अगर उसने रिसीव कर लिया, उस केस में जो कंपनसेशन उसको मिलेगा रिसीवर को, वो जो सेंडर को मिलना था वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने इस बात का कि सॉरी कि सेंडर ने लेटर किसी को इंश्योर भेजा, अभी जो रिसीवर है उसको तभी लेना चाहिए अगर वो प्रॉपर कंडीशन में है। अगर वो प्रॉपर कंडीशन में नहीं है तो रिसीवर को उस इंश्योर लेटर को नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और अगर जो सेंडर है आर्टिकल के बुक होने के 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, उसका इंटीमेशन डिपार्टमेंट को नहीं देता, तो उस केस में भी उसको जो कंपनसेशन है वो नहीं मिलता। और अगर उसकी पैकिंग ही अच्छी तरह से नहीं थी, उसने इनसिक्योर या डीली पैकिंग की थी, उस केस में भी उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और अगर जैसे सेंडर ने किसी को लेटर भेजा और रिसीवर को लेटर मिल गया, लेकिन उसने बोला कि नहीं इसमें सामान कम है, लेकिन जब इंस्पेक्शन हुई या चेकिंग हुई तो उस लेटर का कोई भी फ्लिप उखड़ा नहीं था, कोई सील उखड़ी नहीं थी, कोई विजिबल उसको डैमेज था ही नहीं। ठीक है। तो उस केस में भी जो सेंडर है उसको कोई भी जो कंपनसेशन है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर कोई सेंडर जो है वो नोट्स भेज रहा है, कॉइन्स भेज रहा है, और मान लीजिए उसने 20,000 के नोट भेजे हैं, लेकिन उसने इंश्योर सिर्फ 10,000 का करवाया है, तो भी उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि जो करेंसी नोट्स है, या बैंक नोट्स है, या गोल्ड कॉइन है, या बुलियन है, या कोई इनका कॉम्बिनेशन है, इनको एग्जैक्ट उसी अमाउंट का इंश्योरेंस भी करवाना ही पड़ेगा जिस अमाउंट का आप इसको भेज रहे हैं। ठीक है। और अगर किसी ने मान लीजिए नोट्स भेजे हैं, किसी ने किसी पर्सन को, उसमें से आधे नोट गायब है, आधे मिल गए हैं, तो उस केस में भी जो उसको कंपनसेशन है वो
नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर सेंडर ने कुछ ऐसा आर्टिकल भेजा है कि उसका नेचर ऐसा था कि उसका नुकसान होना ही होना था, मान लीजिए किसी ने अचार भेज दिया है, रास्ते में जाते जाते वो ख़राब हो गया, तो उस केस में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तो लायबल नहीं है। ठीक है। तो उस केस में भी उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जहाँ उसने कुछ ऐसा भेज दिया है जिसको भेजना ही प्रोहिबिटेड है, तो उस केस में भी उसको जो कंपनसेशन है नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी ऐसा भी हो सकता है, अभी जो 3 केस अलग अलग है ये मैं आपको समझाऊंगा। इफ़ आफ्टर कंपनसेशन हैज़ बीन पेड, मान लीजिए कस्टमर का लेटर गुम गया था और उसको कंपनसेशन डिपार्टमेंट ने दे दिया था। ठीक है। और उसके बाद द लॉस ऑफ ए पोस्टल आर्टिकल और एनी पोर्शन ऑफ इट्स कंटेंट, द कंटेंट और एनी पोर्शन देयरऑफ आर सब्सिक्वेंटली रिकवर, और उसको कंपनसेशन देने के बाद डिपार्टमेंट को जो सामान गुमा था वो मिल गया। ठीक है। डिपार्टमेंट को जो सामान मिला था, गुमा था, वो मिल गया, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा अभी हम ये पढ़ेंगे। मैं आपको इसके लिए ब्लैंक पेज में समझाता हूँ। यहाँ पर ही समझ लेते हैं। तो मैं मानकर चलता हूँ कि कंपनसेशन डिपार्टमेंट ने किसी पर्सन को दिया 1000 रुपये का। ओके। और बाद में जो सामान मिला, जो भी सामान मिला बाद में, जो ढूंढने पे मिला, वो मिला 500 रुपये का। ठीक है। और जो लॉस हुआ था वो हुआ था 2000 रुपये का। ठीक है। अभी देखिए 2000 रुपये का कस्टमर का लॉस हुआ था, लेकिन डिपार्टमेंट ने कंपनसेशन कितना दिया, 1000 रुपये ही दिया। और अगर 500 रुपये का सामान मिल भी जाएगा तो भी 2000 का लॉस तो कवर नहीं होता। तो उस केस में ये जो सामान है, ये जो सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है। उस केस में उसको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2000 का ही कंपनसेशन दिया था, 2000 का ही कस्टमर को लॉस हुआ था, और उसके बाद 500 रुपये का सामान मिलता है, तो उस केस में सेंडर से पहले 500 रुपये लिए जाएंगे, उसके बाद उसका जो सामान है वो उसको दिया जाएगा। ठीक है। यही चीज़ें समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और अगर वो पर्सन नहीं लेना चाहता है सामान को, तो हेड ऑफ अ सर्कल जैसे समझेगा वैसे इस सामान का जो यूज़ है वो कर सकता है। ठीक है। तो यही इन तीनों लाइन में समझाया गया है, आप बाकी इसको समझ सकते हैं। तो ये था इंश्योरेंस के बारे में। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था बट इंफॉर्मेटिव भी था। ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है। अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा वैल्यू पेएबल पोस्ट का, मीन्स डोमेस्टिक में जो लास्ट टॉपिक है। अभी हम बात करते हैं वैल्यू पेएबल पोस्ट की। वैल्यूएबल पेएबल पोस्ट क्या होती है दोस्तों, अगर सेंडर चाहता है कि जब मेरी लेटर या मेरा कोई प्रोडक्ट जो रिसीवर है उसको रिसीव करे, उसके बदले में वो उससे पैसे लेना चाहता है थ्रू दी पोस्ट ऑफिस, तो वो जो पोस्ट होती है उसको बोलते हैं वैल्यू पेएबल पोस्ट। ठीक है। मीन्स वो जो भी लेटर भेज रहा है या पैकेट भेज रहा है उसके बदले में वो रिसीवर से पैसे लेना चाहता है। ठीक है। तो इसके लिए वो रजिस्टर्ड पार्सल करवा सकता है, रजिस्टर्ड लेटर करवा सकता है, रजिस्टर्ड बुक पैकेट करवा सकता है। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उसको मीन्स बाकी चीज़ें तो देनी ही पड़ेंगी, पोस्टेज की फ़ीस देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस देनी पड़ेगी। और ये सिर्फ इनलैंड पोस्ट के लिए ही अवेलेबल है, मतलब कि अगर ये इंडिया में जाएगा तो ये अवेलेबल है। और जो पैसे वो रिसीवर से मंगवाना चाहता है वो उसकी जो अमाउंट है वो 5000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर जो भी वो चीज़ भेज रहा है वो स्नोबॉल सिस्टम के अंदर नहीं आनी चाहिए। अभी स्नोबॉल सिस्टम क्या होता है, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं होने चाहिए, टिकट्स नहीं होनी चाहिए,
कूपन्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप बस इतने समझ लो कि वैल्यू पेएबल पोस्ट के अंदर स्नोबॉल सिस्टम की कोई चीज़ें नहीं होंगी। अगर वो रिसीवर से पैसे मंगवाना चाहता है जो उसकी वैल्यू के, तो उस पैसे वो 5,000 से ज़्यादा वो अमाउंट नहीं होने चाहिए। और इसको रजिस्टर्ड पार्सल, रजिस्टर्ड लेटर और रजिस्टर्ड बुक पैकेट के थ्रू ही किया जा सकता है। ठीक है, अभी डिक्लारेशन में क्या आता है, जो पर्सन वीपीपी करवाने आता है उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जिसको मैं ये लेटर भेज रहा हूँ उसने ही मुझसे मंगवाया है, उसने ऑर्डर दिया है तभी मैं भेज रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको नहीं भेजूंगा। तो उसके पास बोनाफाइड ऑर्डर होना चाहिए। बोनाफाइड का मतलब जो सच में हो, फेक ना हो। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो सेंडर है उसने वो फेक ऑर्डर, मीन्स मैंने क्या किया, मैंने एक लेटर में किसी को फ़ोन करके बोल दिया कि सर आपकी हमारे जहाँ जॉब लग गई है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, लेकिन आपको ज्वाइनिंग लेटर रिसीव करते समय 1,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने उसको भेज दिया। ठीक है, अभी वो जब रिसीव करेगा वो 1,000 रुपया उसको तो देना पड़ेगा, लेकिन बाद में बीच में से कुछ भी नहीं निकलेगा तो। ठीक है, तो ऐसा होता है कि बोनाफाइड ऑर्डर होना चाहिए, मीन्स जो जेन्युइन होना चाहिए, जो उस कस्टमर ने ऑर्डर किया हो और आप उसको वही वैल्यू दे रहे हो। ठीक है, और अगर डायरेक्टर जनरल चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सेंडर है उसको डिक्लेयर करना पड़े कि वो जो भी आर्टिकल भेज रहा है वो बाय पोस्ट भेजने के लिए परमिटेड है, मीन्स वो प्रोहिबिटेड आर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो ये एक तो नेचुरल सी बात है कि वीपीपी के थ्रू वही चीज़ें जाएंगी जो परमिटेड है, जो प्रोहिबिटेड है वो नहीं जाएंगी। और जब तक वो जो सेंडर है जो डिक्लेरेशन नहीं देता तब तक उसके वीपीपी की फर्दर जो मीन्स ट्रांसमिशन है उसको हम फर्दर नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं भेजेंगे। ठीक है, आगे है एन आर्टिकल में बी सेंट ए वीपीपी पोस्ट इवन थ्रो इफ इट पोसेस नो इंट्रिंसिक वैल्यू। कहते वही उन आर्टिकल्स को भी हम वीपीपी के थ्रू भेज सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं होती, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इंश्योरेंस की पॉलिसीज हो गई ना, प्रोमिसरी नोट्स हो गए, पार्सल की रिसिप्ट हो गई, बिल्स ऑफ लीडिंग हो गया या ऑर्डिनरी बिल्स हो गया। तो देखिए वैसे तो जो सिंपल एक पेपर ही होता है, जैसे इंश्योरेंस की पॉलिसी है, इसकी अपने आप में तो कोई वैल्यू नहीं है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, पर जिसको मिलेगा उसके लिए हो सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों की जिनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, जिसकी मार्केट में जिनको बेचा नहीं जा सकता, उनको भी वीपीपी आर्टिकल के अंदर भेजा जा सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ रेलवे रिसिप्ट, बिल ऑफ लीडिंग sent as VPP postal article, it will be sufficient for the purpose of this rule, to which railway receipt of बिल ऑफ लीडिंग मीन्स, अगर वो सिंपल सी बात है, अगर वो रेलवे रिसिप्ट भेज रहा है तो उस केस में ये माना जाएगा कि वो बोनाफाइड ऑर्डर ही है। ठीक है, तो उस केस में उसको डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो रेलवे रिसिप्ट है। In the case of the other document specified, the document must be sent in the execution of the bona fide order to the send the document itself। अगर उसके अलावा, अगर तो रेलवे का केस है देखिए, उसके लिए हम यही मानेंगे कि वो बोनाफाइड ऑर्डर ही है। अगर उसके अलावा और कोई ऑर्डर है तो उस केस में जो उसके डॉक्यूमेंट्स है उसको साथ में अटैच कर सकते हैं, या साथ में भेज सकते हैं, या पोस्टल अथॉरिटी को दिखा सकते हैं, जैसा भी केस है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस फ्रॉम टू विच वीपी आर्टिकल में बी सेंट, value payable post article can be posted at any post office that is a money order office, with few exception for a transmission to any post office that is a money order office। तो जहाँ से वीपीपी बुक होगी वो भी मनी ऑर्डर ऑफिस होना चाहिए, और जहाँ डिलीवर होगी वो भी मनी ऑर्डर ऑफिस होना चाहिए। ठीक है।
मैं आपको ना वीपी के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि जो काम किस तरह से करता है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है। तो एक होता है सेंडर पोस्ट ऑफिस, दिस इज ए सेंडर पोस्ट ऑफिस, दिस इज द रिसीवर पोस्ट ऑफिस। अब ये दोनों मनी ऑर्डर ऑफिस होने चाहिए, एमओ एमओ। ऐसा क्यों है? ठीक है। मान लीजिए सेंडर का नाम है शिव कुमार और रिसीवर का नाम है राहुल। ओके। तो मैंने क्या किया, एक 1500 रुपये का जो वीपीपी है वो रिसीवर को भेज दिया। ठीक है। लेकिन 1500 रुपये की बजाय मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? जैसे मनी ऑर्डर का पर क्या होता है, हर 100 रुपये पर 5 रुपये का कमीशन होता है। तो 1000, जहाँ पर इसके 1500 रुपये के कमीशन कितना लगेगा? 75 रुपये। तो सेंडर को 1575 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। सेंडर को कितने देने पड़ेंगे बुकिंग के समय? 1575 रुपये। और ये जो लेटर है इधर चला जाएगा। ओके। अगर सेंडर जहाँ पर 1500 देता है तो ये 75 में, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा और तरीके से समझाता हूँ। अभी फिर से समझाता हूँ, थोड़ी आसान एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। इसको 1000 रुपये रखता हूँ ताकि जो हम पजल ना हो। सेंडर ने क्या है कि कोई लेटर जो है जिसकी वैल्यू उसने 1000 रुपये रखी है वो रिसीवर को भेज दी है। राहुल ने जब ये रिसीव किया तो राहुल को कितने रुपए देने पड़ेंगे? राहुल को देने पड़ेंगे 1000 रुपये प्लस कमीशन। हर 100 रुपये के पीछे 5 रुपये का कमीशन होता है, तो 1000 रुपये का 50 रुपये कमीशन। तो राहुल को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1050। जब राहुल जी इस रिसीवर पोस्ट ऑफिस को 1050 रुपये देगा तो रिसीवर पोस्ट ऑफिस एक मनी ऑर्डर बुक करेगा शिव के नाम पर। ठीक है। तो उसमें से 1000 रुपये मुझे मिल जाएंगे जितने का मैंने वीपीपी करवाया था, और ये जो 50 रुपये राहुल ने एक्स्ट्रा दिए है कमीशन, वो जो पोस्ट ऑफिस है अपने पास रख लेगा, वो हमारा कमीशन होगा जिससे हमें इनकम होगी। ठीक है। अभी दोनों मनी ऑर्डर ऑफिस क्यों होने चाहिए? क्योंकि जब ये राहुल इस पोस्ट ऑफिस को पैसे देगा तो इसको इस सेंडर के नाम पर मनी ऑर्डर बुक करना होता है, तभी इसको पैसे मिलेंगे। ठीक है। अगर वो मनी ऑर्डर ऑफिस ही नहीं होगा तो वो कैसे बुक करेगा? और दूसरी बात है, 5000 रुपये से ज़्यादा का वीपीपी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5000 रुपये से ज़्यादा का मनी ऑर्डर भी नहीं हो सकता, इसीलिए 5000 से ज़्यादा का वीपीपी भी बुक नहीं हो सकता। ठीक है। तो आई होप अभी आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। अभी है मैनर ऑफ पोस्टिंग, इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो जैसे बताया गया है कि जो आर्टिकल है जिसके ऊपर यहाँ पर लिखना हो पड़ेगा कि वैल्यू पेबल पोस्ट फॉर अमाउंट, जो भी उसमें अमाउंट होगा, जैसे 1000, और साथ में लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में 1000 ओनली। तो जिस साइड एड्रेस लिखना होता है उस साइड की फ्रंट साइड पे ऐसे उसके ऊपर लिखना है कि वैल्यू पेबल पोस्ट फॉर अमाउंट 1000, और साथ में उसको लेटर्स में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। और जी कहाँ पर मेंशन किया हुआ है? क्लॉज नंबर 188 ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। ठीक है। उसके बाद दूसरे में यही बताया गया है कि पहले वीपी लिखना है, मैंने उसको वैल्यू पेबल बोल दिया है। और तीसरे में ये बताया गया है कि नीचे की साइड जहाँ पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में फ्रॉम ने अपना जो है एड्रेस लिखना है, अपना नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है। और अगर उसकी कोई मोहर है तो सीधा वो मोहर भी लगा सकता है, उस केस में वो फ्रॉम का जो एड्रेस है उसको छोड़ भी सकता है। ठीक है। अभी जो वीपी आर्टिकल है उस समय तक बुक नहीं किया जाएगा जिस समय तक जो उसने मनी ऑर्डर फॉर्म साथ में लगाया है उसमें उसी पोस्ट ऑफिस का एड्रेस नहीं दिया है जिसमें वो बुक करा रहा है। इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। अभी जो सेंडर है जैसे जलंधर का,
जलंधर से वो भेज रहा है हैदराबाद फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी कस्टमर ने मनी ऑर्डर में अगर जलंधर का पता ही लिखा है तो ही वो बुक होगा। ऐसा नहीं है कि वो खुद जलंधर का रहने वाला है और मनी ऑर्डर के फॉर्म में उसने लुधियाने का पता दे दिया है तो उसका जो है वीपी आर्टिकल हम बुक नहीं करेंगे। वो जो मनी ऑर्डर पर एड्रेस होगा उसी ऑफिस का होगा जो उसने मनी ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मनी ऑर्डर पर किसी और पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिख दिया है और खुद वो किसी और पोस्ट ऑफिस में वीपी बुक कराने आ गया है। उस केस में वो जो वीपी लेटर है वो बुक नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उसके बदले में उसको एक जो रिसिप्ट है वो हम दे देंगे और वो रिसिप्ट वो संभाल कर रखेगा पर्सन। अभी बुकिंग ऑफ द वैल्यू पेएबल पोस्ट इन बल्क, अभी कुछ कैसे होते हैं, कोई फर्म्स होती हैं, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे एक सन्यासी आयुर्वेदा चलता है ना, वो आप अगर आप काम करते हैं तो आपके जहाँ वहाँ पर भी दवाई आती होगी सन्यासी आयुर्वेदा वाले की, ठीक है। तो अगर वो बल्क में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम जो 10 अनइंश्योर वीपी लेटर उस कस्टमर को हर रोज़ बुक करवाने पड़ेंगे सेंडर को। तो उसके जो लेटर है जो बल्क में होंगे, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लगेंगे, चार्जेस तो सेम ही रहेंगे। और इसके बारे में जो कोई इंक्वायरी है वो लोकल सुप्रिटेंडेंट ऑफ ए पोस्ट ऑफिस की जा सकती है। बल्क में बुकिंग का फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें लाइनों में नहीं खड़ा रहने पड़ता और जो कस्टमर इस फैसिलिटी को लेता है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसको बुक कराने की कंडीशन वही है कि एड्रेस की साइड, जिस आर्टिकल पर जिस साइड पे एड्रेस लिखा होगा उस साइड ऐसा नहीं है कि हमने वैक्स पूरी तरह लगा दी है जब बहुत कुछ लिखा हुआ है कि जहाँ उस पर मिस जो ऑफिशियल लेबल लगाने की जगह ही नहीं बची है, जहाँ हम जो बार कोड लगाते हैं, जो स्लिप लगाने होती है उसकी जगह ही नहीं बची है, तो उस केस में हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले उस पर जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ, बस यही है। उसके बाद अगर कोई कस्टमर 1500 रुपये के ज़्यादा का वीपीपी बुकिंग करना चाहता है तो उस केस में पहले उसको उस आर्टिकल का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, क्योंकि 1500 से ज़्यादा की वैल्यू का अगर कोई हम सामान बेचते हैं उसका जो इंश्योरेंस होता है वो ज़रूरी होता है। अगर वो इंश्योरेंस नहीं करवाता उस केस में 1500 से ज़्यादा की जो पोस्ट है हम नहीं बुक कर पाएंगे। लेकिन अगर उसमें रेलवे रिसिप्ट है, बिल है या इनवॉइसेस है या डॉक्यूमेंट है जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, उस केस में उनको ऐसा भेजा जा सकता है कि जिसमें उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत ना हो, ठीक है। अभी अगर पेमेंट टू सेंडर व्हेन द अमाउंट यूजर, जब वो एड्रेस ही उस आर्टिकल को ले लेता है उसके बदले में पैसे दे देता है तो उसके बदले भी हम सेंडर को क्या भेजते हैं, मनी ऑर्डर भेज देते हैं। जैसा मैंने आपको समझाया था ब्लैंक पेज पर कि वो जो रिसीवर का पोस्ट ऑफिस होता है वो रिसीवर से पैसे पकड़ कर सेंडर के नाम पर मनी ऑर्डर को भेज देता है, ठीक है ना। अभी डिटेंशन इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी एंड लेवी ऑफ ए डीमैरेज, जो बाद के चार्जेस होते हैं, इसमें ये बताया गया है पहले पॉइंट में। मान लीजिए किसी पर्सन के नाम पर वीपीपी आई है, ठीक है, और उसको वो कस्टमर उसको लेने नहीं आ रहा, जहाँ अगर आप घर जाते हैं तो वो मिल नहीं रहा, तो लेकिन आपने उसको इंटीमेशन दे दिया है कि सर आपकी वीपीपी आई है, आप इसे ले लीजिए। 7 दिन बीत चुके हैं, वो कस्टमर अभी तक नहीं आया है, लेकिन वो आखिरी के दिन अगर वो हमें लिख कर दे देता है पोस्ट ऑफिस वालों को कि आप इसको 1 हफ्ते के लिए और रोक लो, तो 8वें दिन से हम उसको 1 हफ्ता और रोक सकते हैं। लेकिन 8वें दिन से उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे क्योंकि हमने वो वीपीपी रोकी, ठीक है। लेकिन अगर वो 14 दिन के बाद भी नहीं आता तो उस केस में हम वीपीपी को वापस कर देंगे, ठीक है। अगर वो रिटर्न में ही नहीं देता तो हम उस केस में 7वें दिन के बाद ही उसको वापस कर देंगे। उसके बाद हम 14 दिन के लिए उसको नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर वो रिटर्न में देगा तब भी हम अगले 7 दिनों के लिए उस वीपीपी को होल्ड रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते, ठीक है। अभी हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। इस केस में ये बताया गया है कि मान लीजिए रिसीवर ने 7 दिनों के अंदर अंदर वो वीपीपी नहीं ली,
ठीक है, जहाँ उसको आए हुए वीपीपी को 10 दिन हो चुके थे और उसने फिर भी वीपीपी नहीं ली, 14 दिन हो चुके तो उसने फिर भी वीपीपी नहीं ली, और उस केस में हमको जो 14 दिन के बाद वीपीपी को सेंडर को वापस करना पड़ा। देखिए अभी 8 दिन के बाद उस पर एक चार्जेस लगने शुरू हो गए थे, जिसको हम वेयर हाउसिंग चार्जेस बोलते हैं, कि हमने उसको संभाल कर रखा। अभी वो चार्जेस सेंड रिसीवर ने तो दिए ही नहीं, क्योंकि उसने तो वो वीपीपी ली ही नहीं। तो इस केस में जब वो कंसाइनमेंट, जब वो आर्टिकल सेंडर के पास आएगा, तो सेंडर को वो अगर उस पर कोई चार्जेस ड्यू हो गए तो देने पड़ेंगे, ठीक है। और साथ में पोस्टमैन जो उसको एडी देगा उस पर साइन भी करने पड़ेंगे, ठीक है। ये बताया गया है 2 नंबर पॉइंट में। अभी है इंश्योरेंस एंड वीपी आर्टिकल। अभी एक तो होता है वीपी आर्टिकल का अमाउंट, एक होता है इंश्योरेंस का अमाउंट, ठीक है। जो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर 2000 का वीपी है तो 2000 का ही इंश्योरेंस होगा। ऐसा एक एग्जाम्पल से बताया गया है कि मान लीजिए एक कस्टमर ने, मान लीजिए कि यहाँ पर शिव है और यहाँ पर राहुल है, ठीक है। राहुल की वॉच खराब हो गई थी तो उसने मुझे एक वॉच सही करने के लिए दे दी, ठीक है। अभी शिव ने वॉच को रिपेयर करके राहुल को दे दी, और राहुल से रिपेयर के पैसे कितने मांगे, वीपीपी के मान लीजिए 1000 रुपये। पर उसने इंश्योर कितने का करवाया, 10,000 का, क्योंकि वो घड़ी कितने की थी, 10,000 रुपये की थी, ठीक है। इसलिए इंश्योरेंस अमाउंट 10,000 की थी और रिपेयर की कॉस्ट कितनी थी, 1000 रुपये थी। तो इस केस में वीपीपी की वैल्यू देखिए अलग है और इंश्योरेंस की वैल्यू अलग है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। यही बताया गया है। अभी है कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दी वैल्यू पेएबल पोस्ट। अगर वैल्यू पेएबल पोस्ट के बारे में जो सेंडर है, मान लीजिए उसका आर्टिकल पहुंचा नहीं, या आर्टिकल डिलीवर हो चुका है, उसको वापस उसका मनी ऑर्डर नहीं मिला और वो उसके बारे में कंप्लेंट करना चाहता है, तो अगर वो कंप्लेंट करना चाहता है तो वो एक लेटर लिखेगा। लेटर के ऊपर कुछ उसको फ़ीस देनी पड़ेगी, कंप्लेंट फ़ीस होती है। वो उसको पोस्टेज स्टैंप जितनी भी फ़ीस होती है उतने रुपए की जो टिकट्स है उस लेटर पर लगवानी पड़ेगी। अगर बाद में उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के बाद ये पाया गया कि उस पर्सन की जो कंप्लेंट थी वो जेन्युइन थी, उस केस में जो उसके पैसे हैं उसको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। कंप्लेंट करते समय वो जो उसकी सभी पर्टिकुलर्स है, जैसे रिसीवर का फुल एड्रेस, सेंडर का फुल एड्रेस, कितने की वीपीपी थी, वो रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी जो उसको हमने दी होगी, वो सभी चीज़ें उसको साथ में देनी पड़ेगी। और जो वो उसको कंप्लेंट है 6 मंथ के अंदर अंदर करनी पड़ेंगी पोस्टिंग के बाद। अगर वो 6 महीने के बाद उसको करता है तो पोस्ट ऑफिस विल नॉट एंटरटेन दी कंप्लेंट। और जो भी उस कंप्लेंट का रिजल्ट होगा वो साथ में जो भी उसका इंक्वायरी का रिजल्ट होगा बाद में उस सेंटर के साथ उसको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी तीसरे पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि अगर वीपी की कोई कंप्लेंट आती है सेंडर को, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ केस में ऐसा होता है कि सेंडर फ्रॉड से जो चीज़ है जो रिसीवर को भेज देता है और रिसीवर उसे रिसीव कर लेता है, और जब वो आर्टिकल को खोल देता है, खोल कर देखता है तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। अगर उस केस में सेंडर की कंप्लेंट आती है तो वो जो मनी ऑर्डर होता है जो कि हमने सेंडर को देना होता है वो उस समय तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसकी इंस्पेक्शन नहीं हो जाती पोस्ट ऑफिस में। इंस्पेक्शन के बाद अगर वो केस जेन्युइन पाया जाता है, तो मीन्स वो कंप्लेंट जेन्युइन पाई जाती है, तो जो भी एक्शंस होगा डिपार्टमेंट वो उसके ऊपर लेगा। अगर वो कंप्लेंट अनजेन्युइन पाई जाती है तो जो मनी ऑर्डर है वो सेंडर को वापस दे दिया जाता है, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है इसमें भी आपको यही बताया गया है कि अगर एड्रेसी वीपीपी आर्टिकल को रिसीव होने के बाद तुरंत ही कंप्लेंट करता है कि जो उसको आर्टिकल भेजा है वो फ्रॉड था, जब वो डिसऑनेस्टली था, तो हेड ऑफ अ सर्कल जो हमारे पीएमजी सर होते हैं, अगर उनको लगता है जो केस था वो बिल्कुल जेन्युइन था, ठीक है, तो उस केस में वो जो पेमेंट है जो कि सेंडर को देनी थी मनी ऑर्डर के जरिए उसको रोक सकते हैं, ठीक है।
जो हमने एड्रेसेस से रिकवर की थी। जैसा मैंने आपको पहला भी बताया, अगर फ्रॉड का केस आता है तो वीपीपी की जो पेमेंट रिसीवर ने दी थी और जो जो हमने सेंडर को देनी थी वो हम होल्ड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन होल्ड करने का ऑर्डर कौन देगा? हेड ऑफ अ सर्कल पीएमजी सर या मैडम देंगे, ठीक है। और अगर इंक्वायरी के बाद हमें ये लगता है कि जो जो कंप्लेंट थी वो जेन्युइन थी, तो उस केस में जो हमने पैसे रिसीवर से लिए थे वो रिसीवर को पैसे हम वापस कर देंगे, और वो जो वीपीपी का आर्टिकल है वो हम सेंडर को वापस भेज देंगे, ठीक है। यही 4 नंबर पॉइंट में बताया गया है। एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि स्टैंपिंग मशीन मेड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी टेंट अमाउंट टू द फिक्सिंग स्टैंप ऑफ द कॉरस्पेंडिंग वैल्यू, कि अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने स्टैंपिंग मशीन से इम्प्रेशन दिया है तो वो उसी अमाउंट की पोस्टेज स्टैंप के बराबर समझा जाएगा, ठीक है। अभी है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफिस। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट इनकर एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम स्पेसिफाइड फॉर द रेमिटेंस टू द सेंडर in respect of the BP postal article unless and until that sum has been received from for the remittance to the sender in respect of the BP within a 6 month from the date of posting of the article, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 6 महीने के बाद पोस्ट ऑफिस की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। अगर कोई कंप्लेंट है कि उसको पैसे नहीं मिले हैं या आर्टिकल डिलीवर नहीं हुआ है या कुछ भी ऐसी कंप्लेंट है तो उसको 6 महीने के अंदर ही एंटरटेन किया जाएगा। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या पोस्ट ऑफिस है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ठीक है। तो मैं देखता हूँ लेक्चर हो चुका है 46 मिनट्स का। अभी देखते हैं आगे हम क्या पढ़ेंगे। मैं इंडिया पोस्ट की वेबसाइट एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो हमने जो डोमेस्टिक में प्रोडक्ट थे उसके बारे में तो हम अभी पढ़ ही चुके हैं। तो अभी तक हम लेटर पढ़ चुके हैं, बुक, पैकेट, पार्सल, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इनलाइन लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, ब्लाइंड लिटरेचर, पैकेट, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस एंड वीपीपी पोस्ट। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे। मेल्स एंड स्टैम्प्स में जाकर डोमेस्टिक हम पढ़ चुके थे, अभी हम पढ़ेंगे प्रीमियम के बारे में। प्रीमियम के अंदर अंदर क्या आ जाता है? उसके अंदर आ जाता है डोमेस्टिक के अंदर प्रीमियम क्या क्या सर्विसेज हैं। स्पीड पोस्ट के बारे में बताया गया है यहाँ पर हमें। उसके बाद इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के बारे में बताया हुआ है। इसमें भी कुछ नहीं, बिजनेस सोल्यूशन पढ़ेंगे उसके बाद, जिसमें बीएनपीएल आएगा, कैश ऑन डिलीवरी आएगा, कॉरपोरेट अकाउंट आएगा, डिस्काउंट स्ट्रक्चर आएगा। एड्रेसिंग टिप्स पढ़ेंगे कि एड्रेस को किस तरह से लिखना होगा। पैकेजिंग टिप्स पढ़ेंगे कि पैकेजिंग को किस तरह से करना होगा। और प्रोहिबिटेड आर्टिकल, प्रोहिबिटेड आर्टिकल हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वही है सेम। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो आपने वहाँ से ही पढ़े हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक जो स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक की जाती है, जो स्पीड पोस्ट इंटरनेशनल की जाती है। ये पढ़ने वाला नहीं है, सिंपल एक कैलकुलेटर है, तो इसको हम छोड़ देंगे। बिजनेस सोल्यूशन, जो बिजनेस के लिए पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़ना चाहते हैं उनका सोल्यूशन, एड्रेस को कैसे लिखा जाता है, और पैकेजिंग टिप्स, सिर्फ यही चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी हम जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रीमियम में, स्पीड पोस्ट में, डोमेस्टिक में। जो डोमेस्टिक में मीन्स जो इंडिया के अंदर स्पीड पोस्ट भेजते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि दिस इज़ द डोमेस्टिक एक्सप्रेस इंडस्ट्री विच मार्केट लीडर है स्पीड पोस्ट। इसमें टाइम बाउंडेड हमें डिलीवरी मिलती है आर्टिकल्स की, और हमें ये 35 kg तक हम इंडिया में स्पीड पोस्ट के जरिए जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, ठीक है। और 50 ग्राम तक पूरी इंडिया में आप कहीं पर भी स्पीड पोस्ट भेज दो उसके हमेशा 35 रुपये ही लगेंगे। और अगर आप लोकल भेजोगे तो 15
रुपये ही लगेंगे 50 ग्राम तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। इसमें एक तो ये 35 kg वाला भी आया हुआ है और ये वाला भी आया हुआ है 35 रुपये वाला, और ये वाला भी आया है 1500 रुपये वाला, 15 रुपये वाला। ठीक है, इसमें जो है अभी टैक्सेस इंक्लूड नहीं है। टैक्सेस डालकर ये जो 15 रुपये वाला है ये 17.5 बन जाता है आई थिंक, और जो 35 वाला है ये 41 रुपये समथिंग पैसे बन जाता है। ठीक है, अभी इसके फीचर्स क्या है कि जो स्पीड पोस्ट के आर्टिकल है उस पर आप 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, और कई पोस्ट ऑफिस में 24 घंटे इसकी बुकिंग फैसिलिटी हमें मिलती है। ठीक है, और इंटरनेट पर ट्रैकिंग बेस्ड सिस्टम भी है, आप इसको कहीं पर ट्रैक भी कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल जो सभी क्लासेस जो हम रजिस्टर्ड पोस्ट करते हैं, पार्सल करते हैं, सभी के लिए जो सिस्टम अवेलेबल है इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। और जब भी एसएमएस आएगा, सॉरी, जब भी डिलीवरी होगी आपके सामान की, तो आपको एसएमएस के जरिए उसका इंटीमेशन मिल जाएगा। ये भी अभी सभी तरह की सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कस्टमर का जो नंबर है वो सिस्टम में डाला हुआ होना चाहिए। फ्री पिकअप, जो कॉरपोरेट बल्क कस्टमर है उनके लिए फ्री पिकअप की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। इस केस में जो कस्टमर है ऑनलाइन फ्री पिकअप जनरेट करेंगी, और जो उसके आसपास वाले पोस्ट ऑफिस होंगे उसका जो स्टाफ होगा वो जो पार्सल है वो जो स्पीड पोस्ट है उनके घर से उठाकर पोस्ट ऑफिस में लेकर बुक कर कर उसको आगे भेज देंगे। इसमें बुक नाउ पे लेटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसके तहत आप जो पैसे हैं वो बाद में दे सकते हैं महीने के बाद, जो भी टोटल बिल जनरेट होगा, और आपको बुक आप उसको करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी पोस्ट ऑफिस के साथ वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट भी आपको मिलता है। मींस अगर आप ज़्यादा बुकिंग बल्क में बुकिंग करवाते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपको इसके लिए डिस्काउंट भी देगा। स्पीड पोस्ट सर्विस में आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी जो ऑप्शन है मिल जाता है, और ये ई कॉमर्स और जो ऑनलाइन सेलर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो इसमें कंपनसेशन भी मिलता है। अगर तो स्पीड पोस्ट अपने समय से देरी से पहुंचती है तो जो स्पीड पोस्ट के लिए जितने भी पैसे लगे हुए होंगे वो कस्टमर को वापस दे दिए जाएंगे। और अगर कस्टमर का वो जो आर्टिकल है वो गुम जाता है या फट जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उस केस में जहाँ तो कस्टमर ने जितने भी बुकिंग के लिए पैसे दिए होंगे उसके 2 गुना मिलेगा, या फिर उसको 1000 रुपये कैश मिलेंगे, जो भी उसको कम है, दोनों में से जो कम है। जहाँ तो पोस्टेज का डबल अमाउंट मिलेगा या 1000 मिलेगा अगर उसका आर्टिकल या सामान गुम हो जाता है या डैमेज हो जाता है। और अगर वो लेट हो जाता है तो सिंपल स्पीड पोस्ट के चार्जेस ही उसको वापस मिलेंगे। ठीक है, टैरिफ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आपने इस चार्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वो आता है। ठीक है, अभी जैसे हमने समझा ही था कि 50 ग्राम तक लोकल में तो 15 रुपये लगेंगे, और बाकी कितनी भी डिस्टेंस हो पूरे देश में 35 रुपये लगेंगे। तो ये लाइन तो आपको समझ आ ही गई होगी। उसके बाद 51 से 200 ग्राम तक लोकल में 25 रुपये लगेंगे, 200 किलोमीटर तक इसको लगेंगे 35, 1000 किलोमीटर तक लगेंगे 40, 1000 से 2000 किलोमीटर तक लगेंगे 60। तो 201 से 500 ग्राम तक लोकल के लगेंगे 30, 200 किलोमीटर तक लगेंगे 50, 200 से 1000 किलोमीटर तक लगेंगे 60, 1000 से 2000 तक लगेंगे 80। और उसके बाद हर आधा किलो के लिए लोकल में 10 रुपये ऐड होंगे, और उसके बाद 200 किलोमीटर भेजने के लिए हर आधा किलो के लिए 15 रुपये ऐड होंगे। 200 से 1000 किलोमीटर के लिए उसके आधा किलो के लिए 30 रुपये ऐड होंगे, और 1000 से 2000 किलोमीटर के लिए हर आधा किलो पर वेट बढ़ने पर 40 रुपये ऐड होंगे। ठीक है, अभी ये जो भी टैरिफ है ये जो टैक्सेस के एक्सक्लूसिव है, मींस इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं है। इसमें टैक्सेस अगर ऐड होंगे तो इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। और अगर आपने साथ में प्रूफ ऑफ डिलीवरी आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए 10 रुपये अलग से डिपार्टमेंट आपसे चार्ज करेगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पीओडी के कितने पैसे लगते हैं। पीओडी मीन्स प्रूफ ऑफ डिलीवरी, तो इसके 10 रुपये लगते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, मुझे
मीन्स रेयर चांस है, और आप यहाँ से नंबर भी ले सकते हैं। वो पूछ सकता है कि एक स्पीड पोस्ट है जिसका वेट है 80 ग्राम, और उसको हमने 500 किलोमीटर दूर भेजना है। 80 ग्राम उसका वेट है, 500 किलोमीटर दूर भेजना है, तो उसके कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, तो इसको इस चार्ट के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। अभी देखिए 80 ग्राम है तो वो इस स्लैब में आएगा 51 ग्राम से 200 ग्राम तक। ठीक है, और उसको 500 किलोमीटर भेजना है तो उसके लगेंगे कितने, 40 रुपये। आप समझ गए ना मेरी बात को। तो जहाँ पर उसके कितने रुपए लगेंगे, 40 रुपये लगेंगे, और उसके बाद प्लस क्या लगेंगे, टैक्सेस। ये मैंने पंजाबी में लिख दिया, इसका रुपया ही है। साथ में क्या लगेंगे, टैक्सेस। ठीक है, अगर इसका 40 रुपये के ऊपर अगर 18% टैक्स लगता है तो लगभग 46 से 47 रुपये जो है स्पीड पोस्ट के इसमें लगेंगे। ठीक है, तो यही ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो इस जो चार्ट है इससे रिजॉल्व होगा। ठीक है, इससे उसका सोल्यूशन निकलेगा। उसके बाद डिस्काउंट स्ट्रक्चर, जो ये है वॉक इन कस्टमर। वॉक इन कस्टमर वो होते हैं जो सिंपल सीधा पोस्ट ऑफिस में आते हैं, वो कंट्रेक्चुअल कस्टमर नहीं है पोस्ट ऑफिस के। ठीक है, अगर वो हर रोज 2000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की स्पीड पोस्ट की बुकिंग करवाते हैं तो उनको 5 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। अगर 1 लाख से ज़्यादा करवाते हैं हर रोज तो उनको 10 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। एप्लीकेबल विद सेम सेंडर्स एड्रेस, उस आर्टिकल्स में जो सेंडर का एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, उसमें बुकिंग चाहे 1 हो चाहे 10 हो वो मैटर नहीं करता, बस सेंडर का एड्रेस सेम होना चाहिए। 2000 से 1 लाख रुपए तक 5% डिस्काउंट, और 1 लाख से ज़्यादा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, अभी ट्रांजिट देख लेते हैं। ट्रांजिट मीन्स कितना समय लग जाता है आर्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए। ओह, तो थोड़ा सा तो थक जाता हूँ बोलते बोलते। तो अगर तो लोकल है, लोकल में 1 से 2 दिन लगते हैं। एवरेज टाइम लिखा है। मेट्रो है, मेट्रो सिटीज़ होती है जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दीज आर दी मेट्रो सिटीज़, इसमें 1 से 3 दिन लग सकते हैं। स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल है, जैसे पंजाब की कैपिटल मोहाली है और दिल्ली की कैपिटल तो दिल्ली है, उसमें 1 से 4 दिन लग सकते हैं। सेम स्टेट में लग सकते हैं, 1 से 4 दिन लग सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द कंट्री 4 से 5 दिन लग सकते हैं। ठीक है, तो ये भी टाइम जो है पूछा जाता है। लोकल के लिए 1 से 2, मेट्रो के लिए 1 से 3, स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल 1 से 4, विद इन ए सेम स्टेट 1 से 4, रेस्ट ऑफ द कंट्री 4 से 5। आपने इसको याद भी रखना है। अगर इसमें से अगर वो जो आर्टिकल है वो ब्रांच ऑफिस को जाना है तो इसमें आप एक एक दिन और ऐड कर देना, क्योंकि ब्रांच ऑफिस में जाने के लिए 1 दिन और एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, आर्टिकल बुक एंड डिलीवर विद द आइडेंटिफाइड पिन कोड फॉर मेट्रो सिटीज़। मेट्रो सिटी में जो भी जो पिन कोड है उनके आइडेंटिफाई किए हुए हैं उनके लिए ही वो जो 1 से 3 दिन लगेंगे उनके लिए ही लगेंगे। ठीक है, आर्टिकल बुक आप इसको चाहे छोड़ दो, इसके कोई मीन्स मतलब नहीं है। आप सिर्फ जहाँ तक याद रखना एग्जाम में सिर्फ यही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो डोमेस्टिक में जो स्पीड पोस्ट है जो हम पढ़ चुके हैं, और आई थिंक क्लास भी अभी 1 घंटे की हो ही चुकी है। तो अभी हम सिलेबस को जल्दी ही ख़त्म करने की ओर जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी क्लासेस जो है लेंथी जा रही है, पर आई होप आप इसको समझेंगे। हम थोड़ा सा 2-3 दिन पहले क्लासेस नहीं आई उसको मैं साथ मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप जब तक इस क्लास को देखिए, इसकी रिवीजन कीजिए, पिछली क्लासेस की रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज़ अ मस्ट, रिवीजन करने से ही चीज़ें जो हैं याद रहेगी। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।